नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया है बड़ा ऐलान। चुनावी राज्यों में करेंगे भाजपा का विरोध और बंगाल में 12 मार्च को करेंगे रैली। जी हां दोस्तों, बंगाल, तमिलनाडु और इसी के साथ जिस जिस राज्यों में भी चुनाव है, हर राज्य में किसान जाकर जनता से भाजपा को वोट न डालने के लिए अपील करेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार मान नहीं रही, लंबा चलेगा धरना। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, ट्रैक्टर में तेल डलवा कर रखो, कभी भी हो सकती है कॉल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मनमोहन सिंह का केंद्र पर प्रहार, कहा नोटबंदी के फैसले से देश में चरम पर है बेरोजगारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नोटबंदी गलत फैसला था और उससे बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि इन सभी राज्यों के चुनाव में भाजपा को झटका लगेगा कि नहीं। हाँ या ना में अपनी राय बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, चुनावी राज्यों में करेंगे बीजेपी का विरोध, बंगाल में 12 मार्च को रैली। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 12 मार्च को बंगाल में रैली की जाएगी। संगठन ने चुनावी राज्यों में नए कृषि कानूनों को लेकर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि मोदी सरकार किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया कि जिन राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में एसकेएम भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों को दंडित करने के लिए जनता से एक अपील करेगा। किसान यूनियन चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी इस उद्देश्य के लिए इन राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। संगठन के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा कि 10 ट्रेड संगठनों के साथ हमारी मीटिंग हुई है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों का जो निजीकरण कर रही है, उसके विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे और रेलवे स्टेशनों के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे करेंगे जाम। संगठन की ओर से 6 मार्च को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम करने का भी ऐलान किया गया है। कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के मुख्य मंच से राज्यपाल ने कहा कि केएमपी एक्सप्रेसवे करीब 5 घंटे ब्लॉक रखा जाएगा। 6 मार्च को प्रदर्शनकारी किसान काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। राज्यपाल ने कहा, सरकार की तरफ से किसान आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। केंद्र सरकार में हरियाणा के जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उन 3 केंद्रीय मंत्रियों का उनके गाँव में प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। जल्द ही यह आंदोलन कामयाब होगा और हम जीत कर जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार मान नहीं रही, लंबा चलेगा धरना, राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर में तेल डलवा कर रखो, कभी भी हो सकती है कॉल। जी हां दोस्तों, पिछले 90 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है। देश भर से आए किसान दिल्ली से सटे सीमाओं पर अभी भी आसन लगाए बैठे आंदोलन कर रहे हैं। किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान अपने ट्रैक्टर पर पेट्रोल फुल करा के रखें, बुलावा कभी भी आ सकता है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर आगे कहा, दिशा निर्देश देंगे, कभी हो बस तैयार रहो, कभी भी बुला सकते हैं, बस ट्रैक्टर में तेल भरवा कर रखो, कभी भी जाना पड़ सकता है। ये किसानों का मंच है। गांव के लोग जो सवाल करेंगे तो उसका तो जवाब देना ही चाहिए ना तुमको। गांव के लोग तो कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है उसके लिए लोग अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं, सिलेंडर सब्सिडी छोड़ रहे हैं। क्या एमएलए हैं जितने ये अपनी पेंशन छोड़ देंगे? आगे का धरना चलता रहेगा। किसान खेत में काम करते रहें, दिल्ली की तरफ निगाहें रखे रहें, बस ट्रैक्टर में तेल भर के बस खड़े करके रखें। बता दें, पिछले दिनों हरियाणा की एक महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा था कि अब की बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि इसकी तारीख संयुक्त किसान मोर्चा के लोग मिलकर तय करेंगे। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी गया था कि इंडिया गेट की जमीन पर खेती की जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा था, अब सारे के सारे किसान इस लड़ाई में हैं और लड़ाई राजस्थान से ही लड़ी जाएगी। यहाँ के लोग गर्मी में भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अब की बार लाल किले के बजाय संसद पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले में हमारे लोगों को फंसाने का काम किया गया, सरकार ने सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का केंद्र पर प्रहार, कहा नोटबंदी के फैसले से देश में चरम पर है बेरोजगारी। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। दरअसल उन्होंने कहा कि साल 2016 में भाजपा नीति सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के लिए चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने मंगलवार को आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा
डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान सिंह ने कहा कि बढ़ते वित्तीय संकट को छिपाने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अस्थायी उपाय के चलते आसन ऋण संकट से छोटे और मंझोले उद्योग क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं और इस स्थिति की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने प्रतीक्षा 2030 में कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ताहाल है। यह संकट 2016 में बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते पैदा हुआ है। सम्मेलन का आयोजन एक दृष्टि पत्र पेश करने के लिए किया गया, जो केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के विकास पर विचारों का एक प्रारूप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयोग या धांधली, व्यापम की परीक्षा में सभी 10 टॉपर्स एक ही कॉलेज के छात्र, सबके नंबर भी बराबर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा ली गई एक और परीक्षा संदेह के घेरे में आ गई है। कृषि विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान काबिज करने वाले उम्मीदवारों ने एक ही कॉलेज से बीएससी की। इन्हें परीक्षा में एक जैसे मार्क्स मिले और गलतियां भी एक जैसी की। इतना ही नहीं, सभी 10 चंबल क्षेत्र के हैं और इनमें से 9 एक ही जाति के भी हैं। व्यापम के अधिकारी इसी महज संयोग बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार इसमें घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। व्यापम ने 10 से 11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। ताज्जुब यह है कि जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्र घोटाले का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है। जानकारी के मुताबिक टॉपर्स में शामिल एक उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले हैं, जबकि बीएससी में वह सांख्यिकी में 4 बार फेल हुआ था और 8 साल में उसकी डिग्री पूरी हुई थी। सभी 10 टॉपर्स ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की है। आश्चर्य यह है कि कृषि विकास अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए हैं वे भी एक जैसे हैं। उन्हें जितने मार्क्स मिले हैं वह इस परीक्षा के लिए एक रिकॉर्ड है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस यूनिवर्सिटी के लाइव शो में बोले राहुल गांधी, भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भारत में हर संस्था की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। आरएसएस हर जगह घुसपैठ कर रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ती आई है, तभी हमारी पार्टी के भीतर लोकतंत्र को लेकर चर्चा होती है। बाकी किसी भी पार्टी में, चाहे वो बीजेपी, बसपा और सपा हो, कहीं भी पार्टी के भीतर लोकतंत्र की बात नहीं होती। आपातकाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये दादी की गलती थी, मगर पार्टी ने इसका फायदा नहीं उठाया। कौशिक बसु के साथ चर्चा में उन्होंने कहा कि चाहे न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी स्वतंत्र संस्था पर एक ही आइडियोलॉजी का लोगों का कब्जा हो। उन्होंने कहा कि मीडिया से लेकर न्यायालय तक को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में राज्यपाल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने कई बिल को पास नहीं होने देना क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी थी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी और अभी जो हो रहा है उसमें काफी भिन्नता है। कांग्रेस पार्टी ने संस्थानों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। कौशिक बसु ने उनसे निजी सवाल करने की इजाजत मांगी और कहा कि निजी सवाल यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपके पिता की हत्या के बारे में जानना चाहता हूँ। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पिता की हत्या दर्दनाक तो थी ही, लेकिन मेरे पिता कई ताकतों से लड़ रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैंने उन्हें मौत की ओर जाते देखा। राहुल गांधी ने अपने पिता की हत्या पर आगे कहा कि मेरे पिता की हत्या दर्दनाक तो थी ही, लेकिन मेरे पिता कई ताकतों से लड़ रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैंने उन्हें मौत की ओर जाते देखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। जी हां दोस्तों, किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी, देश विरोधी कानून वापस लो। इससे पहले कृषि बिल के खिलाफ 18 फरवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि सीधी सी बात है, तीनों कृषि विरोधी कानून रद्द करो। समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार के हर अन्याय के खिलाफ अब की बार किसान व देश तैयार। गौरतलब है कि किसान महापंचायतों के मंच से किसान नेता राकेश टिकैत देश भर के किसानों को एक सूत्र में बांधने का संदेश दे रहे हैं। राकेश टिकैत सरकार को कई बार चेता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार कान खोलकर सुन ले, जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। नए कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताते हुए राकेश टिकैत ने कहा था, यह बिल आया तो रोटी की कीमत कंपनियां तय करेंगी, अनाज तिजोरियों में बंद हो जाएगा और इसकी चाबी भी मोबाइल फोन से खुलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव में नया मोड़, लेफ्ट कांग्रेस की रैली में उमड़े जनसैलाब ने कैसे सबको उलझाया।
जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में जहां सीधा मुकाबला तृणमूल और भाजपा के बीच नजर आ रहा है, वहीं लेफ्ट कांग्रेस की रैली में भारी भीड़ का उमड़ना क्या कुछ और संकेत दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट की रैली में ही भारी भीड़ उमड़ी हो। हुबली में भाजपा की रैली समेत तृणमूल कांग्रेस की रैलियों में भी ऐसी भीड़ देखी गई है, लेकिन दोनों दल मुकाबले में है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को लेकर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह त्रिकोणीय मुकाबले के हालात पैदा कर पाएगा या नहीं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सत्तारूढ़ दल की रैली में भीड़ जुटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका लोगों में समर्थन होता है, दूसरे उसके पास संसाधन होते हैं, तीसरे सत्ता की ताकत भी होती है। इसलिए तृणमूल की रैलियों में भीड़ होना स्वाभाविक है। जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा तृणमूल को कड़ी चुनौती दे रही है। दूसरे केंद्र की सत्ता में होने, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते संसाधनों से भी मजबूत है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह यह दर्शाते हैं। अमित शाह की सभाओं में भारी भीड़ जुटना स्वाभाविक है। यह दर्शाता है कि भाजपा मुकाबले में है। वाम कांग्रेस गठबंधन की कोलकाता में रविवार को ही रैली में 10 लाख से अधिक लोगों के जुटने के दावे किए जा रहे हैं। इस रैली में सीताराम येचुरी थे, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं था। अधीर रंजन चौधरी इस रैली की सफलता का श्रेय लेफ्ट को देते हैं। ऐसे में रैली के संकेत क्या हैं? क्या यह लेफ्ट के प्रभावी रूप से उभरने की ओर संकेत हैं? लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा चुनावों के दौरान भी वाम दलों की रैलियों में ऐसी ही भीड़ नजर आई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उनका मत प्रतिशत में भारी गिरावट आई थी। भीड़ को लेकर वाम दलों के अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि पिछले चुनावों में तृणमूल से नाराज मतदाताओं ने भाजपा को मत दिया ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। तब हमारी तैयारियां कम थी, गठबंधन भी नहीं था, लेकिन इस बार ज्यादा तैयारी और मजबूत गठबंधन के साथ उतरे हैं तथा तृणमूल के खिलाफ पड़ने वाले वोट इस बार भाजपा को नहीं बल्कि वाम कांग्रेस गठबंधन को पड़ेंगे। रैली में उमड़ी भीड़ यह संकेत दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से 12 घंटे की होगी नौकरी, घटेगी सैलरी, लेकिन बढ़ेगा पीएफ। मोदी सरकार कर सकती है बदलाव। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेचुइटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेचुइटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। सैलरी में होंगे ये बदलाव। मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी का अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन, सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। वेतन घटना लेकिन पीएफ बढ़ेगा। नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलरी के 50% से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी। रिटायरमेंट की राशि बढ़ेगी। ग्रेचुइटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। इससे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुखद जीवन जीने में आसानी होगी। उच्च भुगतान वाले अधिकारियों के वेतन संरचना में सबसे अधिक बदलाव आएगा और इसके चलते वो ही सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पीएफ और ग्रेचुइटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा। इन चीजों से कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने पश्चिम बंगाल में रह रहे बिहारियों से की ममता को वोट देने की अपील। बोले, भाजपा को रोकना पहली प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच एकता कायम करने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय जनता दल का नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने बिहार मूल के लोगों से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्य सचिवालय में बनर्जी के साथ भेंट करके बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राजद तृणमूल कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ेगा या नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आगामी चुनाव आदर्शों एवं मूल्यों को बचाने की लड़ाई होगी। तेजस्वी ने कहा, हमारी पार्टी का रुख टीएमसी को पूरा समर्थन देना है। उन्होंने बिहार के लोगों से बनर्जी की पार्टी के साथ खड़ा रहने की अपील की। बदले में बनर्जी ने कहा कि उनके और जेल में बंद लालू प्रसाद के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान है। बनर्जी ने कहा, जब हम लड़ रहे हैं, यह तेजस्वी भाई भी लड़ रहे हैं, हम साथ साथ हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कृषि कानून, अरे सरकार को क्यों नहीं चैलेंज करेंगे, 70 साल से खेती कर रहे हैं, बोले बीकेयू के टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका विरोध 3 कृषि कानूनों का है। एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, उसका विरोध है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध क्यों नहीं करेंगे, 70 साल से किसान उस जमीन पर खेती कर रहे हैं, रह रहे हैं। कोई एक बेवकूफ आदमी आए और कह दे कि मेरी जमीन है तो हम क्या मान जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार खामोश है, लगता है कोई योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री के बयान पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भीड़ से सत्ता भी बदली जाती है, हम तो कानून बदलने की बात कर रहे हैं। अभी तो नौजवानों ने बिल वापसी की बात की है, सत्ता वापसी की बात की नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम बंगाल भी जाएंगे, वहां पर भी किसानों के साथ कई समस्याएं हैं। गौरतलब है कि राकेश टिकैत मार्च महीने में 5 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। बीकेयू के एक पदाधिकारी ने शनिवार को बताया था कि टिकैत उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 बैठकें आयोजित की जाएंगी। बीकेयू नेता ने कहा कि किसान को अपनी जमीन औलाद से भी अधिक प्यारी है। किसान जब तक जीवित रहते हैं तो अपनी जमीन औलाद के नाम नहीं कर सकते हैं, तो फिर वह अपनी जमीन को जानबूझकर किसी को कैसे सौंप सकते हैं। किसान अपनी 1 इंच जमीन उद्योगपतियों को नहीं देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीनेशन पर बोले किसान नेता, कोरोना से नहीं डरते, नहीं लगवाएंगे टीका। जी हां दोस्तों, कोविड-19 संक्रमण से ज्यादा खतरे का सामना कर रहे किसान नेताओं ने सोमवार को कहा कि उन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है और वे टीका नहीं लगवाएंगे। उल्लेखनीय है कि सोमवार से कोविड-19 के दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि वे दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को टीका लगवाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिगत विषय है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर 3 महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं। उनमें से ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। वे पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि टीका लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र नहीं जाएंगे। राजेवाल ने पीटीआई भाषा से कहा, मुझे टीका लगवाने की जरूरत नहीं है, हमने कोरोना को मार दिया है। किसानों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, क्योंकि वे अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। किसानों को कोरोना वायरस का डर नहीं है। वहीं एक अन्य वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि इस रोग का डर उन्हें उनकी लड़ाई से भटकाने के लिए काफी नहीं है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख ने कहा, किसानों के लिए कोई कोरोना नहीं है, मैं टीका नहीं लगवाऊंगा, लेकिन हम किसी से टीका नहीं लगवाने के लिए भी नहीं कहेंगे। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, यदि स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों के लिए इंतजाम करता है तो बीकेयू नेता राकेश टिकैत को टीका लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के 70 वर्षीय सदस्य कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि वह टीका नहीं लगवाएंगे। संधू ने कहा, हमें कोरोना वायरस का डर नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन वहां कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने उन सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की जो दूसरे चरण के टीकाकरण अभियान के तहत इसकी पात्रता रखते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के आरोपों पर नारायणसामी का पलटवार, साबित करें नहीं तो करूंगा मानहानि का केस। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा है कि वह उनके खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करें। नारायणसामी ने अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी भी दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस नेता नारायणसामी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए पुडुचेरी को दिए थे और नारायणसामी ने इसमें एक हिस्सा ले लिया और बाकी की राशि गांधी परिवार को दे दी। मेरे खिलाफ ये बहुत ही गंभीर किस्म का आरोप है, मैं इसे साबित करने की चुनौती देता हूं। नारायणसामी ने आगे कहा, अगर वह साबित नहीं कर पाते हैं और तो उन्हें देश से और पुडुचेरी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो साबित नहीं करते हैं तो गलत बयान देकर मेरी और गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए मैं उनके अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मिले तेजस्वी यादव, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी रण में उतरने जा रहा है। असम में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए दोस्त तय कर लिए हैं, जबकि बंगाल में पार्टी की पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस ही है।
सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने ममता बनर्जी का पूर्ण समर्थन करने के लिए कहा है। तेजस्वी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी हम ममता बनर्जी के साथ खड़े होंगे। हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि कितनी सीटों पर राजद बंगाल के चुनाव में लड़ने वाली है, ये अभी भी तय नहीं किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में प्रियंका का बीजेपी पर हमला, महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोक नहीं पा रही सरकार। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को असम के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने गौहपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट पूरे देश में सबसे ज्यादा है और यहाँ की सरकार क्राइम को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है। प्रियंका ने आगे कहा कि आपके पास वोट करने की शक्ति है और इसका इस्तेमाल आप अपनी सुरक्षा के लिए कीजिए। ये चुनाव महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। असम में 3 चरण में होगा विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण में मतदान होगा। पहले चरण की शुरुआत 27 मार्च से होगी। असम में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संभाल लिया है। सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा असम के दौरे पर थीं। यहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह काफी समय से मंदिर आना चाहती थीं और उनकी यह इच्छा पूरी हो गई। मंदिर में पूजा करके उन्होंने देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय महिलाओं के साथ नृत्य भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल बोले, आंदोलनकारी किसानों की तन मन धन से करेंगे मदद, देखा नहीं गया राकेश टिकैत का रोना। जी हां दोस्तों, मेरठ में किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली घटनाक्रम के बाद भाकियू नेता राकेश टिकैत का रोना मुझसे देखा नहीं गया। 28 जनवरी की रात मैंने जो कुछ टीवी पर देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। हमारे देश के महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत किसानों के लिए ठंड में अपना शरीर गला रहे हैं। मैंने आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से उन्हें फोन कराया और खुद भी बात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने जो भी जरूरतें बताई, हमारे विधायकों और कार्यकर्ताओं ने रातों रात उसकी व्यवस्था की। केजरीवाल ने कहा कि जो देश को प्यार करते हैं वे किसानों के इस पवित्र आंदोलन के साथ हैं। आंदोलन व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, न हिंसा हुई न बवाल हुआ। मैं किसानों के साथ तन मन धन के साथ खड़ा हूं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार दिल्ली में किसानों पर लाठियां बरसा रही है, सड़कों पर कीलें ठोकी जा रही हैं, किसानों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। भाजपा ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। किसानों पर लगान वसूली के लिए इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। लाल किला का पूरा कांड सरकार ने कराया। केजरीवाल ने दावा किया कि 26 जनवरी को लाल किले का पूरा कांड केंद्र सरकार ने खुद कराया। उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोगों और किसानों ने मुझे बताया कि ये जानबूझकर उधर भेज रहे थे। जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। कहा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, सरकार की चुप्पी पर बोले राकेश टिकैत, किसानों के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन के खिलाफ कुछ रूपरेखा तैयार कर रही है। सरकार और किसान यूनियनों के बीच बातचीत का दौर थम जाने पर उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना होगा। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जाते समय रविवार रात बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से कहा, 15 से 20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। टिकैत ने कहा, समाधान निकलने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार है, वह खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। टिकैत ने कहा कि 24 मार्च तक देश में कई जगह महापंचायत की जाएंगी। गणतंत्र दिवस पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाल किले परिसर में हुए बवाल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि ये सारा बखेड़ा सरकार ने खड़ा किया। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा जगह जगह अपनी खड़ी फसल नष्ट कर देने संबंधी सवाल पर टिकैत ने कहा, बीकेयू तो किसानों को बता रही है कि अभी ऐसा समय नहीं आया है, लेकिन सरकार किसानों को ऐसा कदम उठाने से रोकने के लिए कोई अपील क्यों नहीं कर रही है। टिकैत ने उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर किसान आंदोलन को बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा कि अब गेहूं की तैयार फसल आने वाली है। अगर किसान का गेहूं एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी और इसके लिए किसान जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु में बोले राहुल गांधी, मोदी और आरएसएस को नहीं करने देंगे तमिल संस्कृति का अपमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिल के लोगों के प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार तमिल की संस्कृति का सम्मान नहीं
करती है। उनका पास एक मुख्यमंत्री है जो राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वे जो कहते हैं वो सब करता है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं एक देश, एक संस्कृति, एक इतिहास। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तमिल की संस्कृति भारतीय नहीं है? एक भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम मोदी और आरएसएस को तमिल के लोगों को अपमान नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के सीएम को दिल्ली से पीएम मोदी कंट्रोल करना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बहुत निराश हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने और सवाल पूछने की बजाय उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद को टीवी पर देखना पसंद है, इसलिए उन्हें लगता है कि तमिलनाडु टीवी की तरह है और वो रिमोट कंट्रोल की मदद से चैनल बदल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं और मोदी के पास सीबीआई और ईडी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मेरठ किसान महापंचायत में केजरीवाल की हुंकार, बोले करो या मरो की लड़ाई है, डेथ वारंट है तीनों कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन करीब 3 महीने से चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसान महापंचायत में हिस्सा लिया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मेरे देश का किसान बहुत दुखी है। 95 दिनों से हमारे किसान भाई अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर हैं। 250 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत हुई है, लेकिन सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पिछले 70 साल में किसानों को सिर्फ धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी पार्टियों ने धोखा दिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।